सिसिफस हैड इट इजी के सभी मेंबरान को साधुवाद। मेरे मामू मजाज लखनवी, जो डूबते का सहारा बना था वो तिनका, बस अगले पल ही मुकद्दर के आबशार में था। 3 दायरों का शायर असरारुल हक मजाज लखनवी, मजाज लखनवी, मजाज। एक शायर के नाम को इस तरह संक्षिप्त करते जाना सिर्फ एक लेक्सिकल गेममैनशिप नहीं है। ये 3 नाम है, 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हमें इस अहम मगर कम लिखने वाले शायर की शख्सियत और शायरी दोनों से ही परिचित कराते हैं। आरंभिक और मध्य 20वीं सदी के मुसलमानों का एक गंगा जमुना वर्ग, लखनऊ की सम्मानित रिवायतें और इंसान के यथार्थ और भ्रम के बीच रुका हुआ अस्तित्व एक एक करके हमें इन 3 दायरों में मिलते हैं। मजाज की शख्सियत और शायरी इन्हीं 3 तहों में जुड़ी बनती है। इससे पहले कि कुछ और कहूँ, ये बता देना आवश्यक है कि मजाज मेरे मामू थे, लेकिन ये भी कहना है कि खून का ये रिश्ता मेरे इन चंद अल्फाज के लिखने में ना तो कोई खास मददगार साबित हो रहा है और ना ही कोई बाधा बन रहा है। बात यह है कि मैं महज 9 साल का था जब मजाज का निधन हुआ, लिहाजा उनके बारे में जो मुझे कहना है वो निजी तजुर्बे, सुने सुनाए किस्सों, किताबों से हासिल की हुई जानकारी है और एक अधेड़ उम्र के मनोविशेषज्ञ की अनुभवों का निचोड़ है। इन बातों को इतिहासकारों, पत्रकारों और वकीलों के मैग्नीफाइंग ग्लास से न देखें। इन्हें मुहर्रम के उदास हलवे की याद की तरह और विरह के गीत की तरह दिल में उतर जाने दें। मजाज की सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के बारे में जग्गन भैया शीर्षक से मेरी खाला हमीदा सालिम ने जो लेख लिखा है, उससे मुकाबला करने का मूर्खतापूर्ण अपराध मैं नहीं करूँगा। मेरा ख्याल ये है कि जब तक उर्दू जिंदा रहेगी, इस लेख का मनोरम विस्तार, उसकी भावनात्मक गहराई और उसकी साहित्यिक चकाचौंध बरकरार रहेगी। फिर भी एक दो बातें अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। पहली ये कि मजाज 20वीं सदी के शुरुआती दौर के जिस मुसलमान वर्ग से उभरे, वह कई परस्पर विरोधों का सामना कर रहा था, और ये तमाम विरोध उनके मिजाज, उनके रहन सहन और उनके कलाम का हिस्सा बन गए। ज़रा सोचिए, एक तरफ सोया सोया सा रुदौली का गांव और दूसरी तरफ जागती और जगमगाती सड़कों वाले लखनऊ, दिल्ली और बम्बई। एक तरफ हाफिज और खय्याम की बौद्धिक परंपरा और दूसरी तरफ हजरतगंज के कॉफ़ी हाउस के चुस्त लतीफ़े। एक तरफ कुरान और अजान के संजीदा निर्देश और दूसरी तरफ मैकशी और महफिल यारा की हाउ हू। एक तरफ ज़मींदारों की बख्शी हुई शर्मीली तहजीब और दूसरी तरफ प्रगतिशील आंदोलन के प्रतिरोधी स्वर। ये तमाम विरोधाभास हमें मजाज की व्यक्तित्व में भी मिलते हैं और उनकी कलाम में भी मिलते हैं। बताइए, किस उर्दू शायर से आप परिचित हैं जो बच्चों के साथ वक्त गुजारने को सचमुच एंजॉय करता हो? मैं एक आम और ट्रांजिएंट आइडियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा इशारा एक सार्थक संबंध की तरफ है। मजाज के अपने बच्चे तो नहीं थे, लेकिन वह अपने अंदर के बच्चे से लगातार एक निहायत गहरा और सुखद संपर्क बनाए रखते थे, और शायद इसीलिए वह घर के तमाम बच्चों के साथ बातें भी करते थे, उन्हें तस्वीरें भी बना के देते थे, सड़क के ठेले वालों से चाट खरीद कर बच्चों में बंटवाते थे और उन्हें पेड़ों पर चढ़ना भी सिखाते थे। एक और मज़े की बात सुनिए, मजाज को खेलकूद का भी शौक़ था। जब छोटे थे, हाई जंप और लॉन्ग जंप की बाकायदा प्रैक्टिस करते थे। बड़े हुए तो हॉकी और टेनिस खेलना शुरू किया। बाद में मेरे साथ और घर के दूसरे बच्चों के साथ उन्होंने खूब क्रिकेट खेली। गमे दिल और वहशते दिल का मारा ये उदास शायर एक उम्दा फास्ट बॉलर भी था। कहिए, है कोई इसकी मिसाल? अब एक दो बातें उनके कलाम के बारे में। बचपन में उनके अशार याद तो थे, मगर जाहिर है कि समझ से बाहर थे।
कुछ बड़े होने के बाद बैतबाजियों के कुरुक्षेत्र में मामू ने कृष्ण बनकर रास्ता दिखाया, लेकिन जब मनोविश्लेषक बनने के बाद उनकी शायरी को पढ़ा तब जाके उसके राज खुले। मालूम हुआ कि मजाज की शायरी एक पुल है जो कामुकता को वैचारिकता से, व्यक्तिगत को राजनीतिक से और बाल सुलभ कौतूहल को अस्तित्व संबंधी आक्रोश से जोड़ता करता है। चंद मिसालें हाजिर हैं, देखिए। फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, नीम शब की खामोशी में लोरियां गाती हुई। 20वीं सदी के शुरू में लोगों के लिए और ख़ास तौर पर गांव में पले बढ़े एक बच्चे के लिए स्टेशन और रेल अद्भुत मशीनी चमत्कार तो थे ही, लेकिन सामाजिक और सियासी जिंदगी की जड़ता और गति के आधुनिक प्रतीक चिन्ह भी थे। इतिहास के इस परिवर्तनकारी आंदोलन के उत्कंठा को आधी रात में सुनी हुई माँ की लोरियां ही संभाल सकती थी। मजाज इस भेद से वाकिफ थे और ये बड़े कमाल की बात है। उनकी इस नज़म में खोज की अनुभूति और जो बढ़ती हुई बेचैनी दबा दबा इजहार पाती है, वो आवारा में एडवर्ड मंक की पेंटिंग द स्क्रीम की तरह कान भेदने वाली बन जाती है। जी में आता है कि मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। लेकिन इस बेचैनी का राज तमाम नज़म पर नहीं है। सहज कारीगरी, लुभावने बिंब प्रतीक और वाटर कलर पेंटिंग की नरमी भी इस नज़म में मौजूद है। एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब, जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। आवारा के इस बंद पर अगर एम.एफ. हुसैन ने तस्वीर नहीं बनाई तो नज़म का शायर और उसके पाठक ही वंचित नहीं हुए, खुद चित्रकार भी वंचित रह गए। खैर चले आगे बढ़ें। मजाज की शायरी में औरत का जो चित्रण है वो कितना बहुमुखी है, उसका बयान आसान नहीं है। सच ये है कि शायर की नज़र और उसके सामाजिक युग को देखते हुए ये औरत सबसे पहले तो सकुचाई हुई नज़र आती है। एक महफिल रंगी में वो घबराई हुई सी, बैठी है अजब नाज से शर्माई हुई सी। लेकिन औरत के अस्तित्व का ये पहलू तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। उस औरत में गर्व और आत्मविश्वास भी है, बल्कि इतना कि थोड़ा डर सा लगता है, डर का एहसास भी जगाता है। मेरी हुक्मरानी है सारी ज़मीं पर, ये तहरीर था साफ उसकी जबी पर। और बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। बकौल फैज़, संग मरमरे तराशे हुए बर्फाब से जिस्म जब बेसाख्तगी के जादू से पिघलते हैं तो मजाज की शायरी मशहूर फ्रांसीसी आर्टिस्ट मोने के बनाई पानी की लहरों का मुकाबला करती हैं। हंसी और हंसी इस तरह खिलखिलाकर कि शम्मे हया रह गई झिलमिलाकर। इन दो मिसरों में जो आवाज़ और नज़र का मिलना है उसका उर्दू शायरी में कहीं और मिलना मुश्किल है। लेकिन नोरा के इस शेर में जो संदेश निहित है वह शब्दों की सुंदरता से बड़ा है। इस संदेश में औरत की कामुकता का स्वीकार ही नहीं बल्कि उसका प्रोत्साहन भी है। ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि औरत की काम वासना एक शोक हंसी के फव्वारे की चिलमन के बहुत करीब खड़ी है। और इस सच को ध्यान में रखते हुए
क्या आश्चर्य कि सामाजिक सतह पर मजाज औरत से कहते थे कि वो और बहादुर बने और खुले और अपना हक जताए। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। लेकिन मजाज की शायरी औद्योगिक क्रांति की रेल और स्टेशन की प्रतीक ही नहीं बनती। यूरोप और अमेरिका के नारीवादी आंदोलन का प्रतिद्वंदी ही नहीं करती, बल्कि मनोविज्ञान की भूल-भुलैयाओं की मार्गदर्शक भी बनती है। ये उनके कलाम का तीसरा और व्यक्तिगत कंसेंट्रिक सर्कल है, और इस सतह पर हमें उनके अंदर फ्रॉइड और क्लाइन का पर्सनल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का फलसफा मिलता है। कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। और इससे ज्यादा बहरम है उनकी नज़म एतराफ़ का ये मिसरे। मुझसे मिलने में अब अंदेशाए रुसवाई है, मैंने खुद अपने किए की ये सज़ा पाई है। लेकिन इस गहरी नज़र के साथ साथ एक अस्तित्व संबंधी द्वंद्व भी है। बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल, हजार बार जहां से गुजर चुका हूं मैं। और इससे कहीं ज्यादा मुखर ये पंक्तियां हैं। जिंदगी साज दे रही है मुझे, सहरो एजाज दे रही है मुझे, और बहुत दूर आसमानों से मौत आवाज दे रही है मुझे। अब और क्या कहूँ, सिवाय इसके कि काश ये निहायत संजीला और शर्मीला इंसान, ये बर्बादी की हद तक शराब का रसिया, ये बच्चों से मोहब्बत करने वाला खिलाड़ी, ये चलती हुई रेलगाड़ी में हजार हजार बिंब और प्रतीक बसाने वाला कलाकार, ये मौने और हुसैन का जैसे कलाकारों का संभाविक प्रेरणा, ये मसाइल तसव्वुफ का प्रतिपादक, ये मेरी माँ का भाई। काश ये आसमानों से आती हुई उस आवाज़ों को जो उसे मौत की तरफ बुला रही थी इतनी जल्दी ना सुनता। काश ऐसा ना होता। काश जो मजमाए रंगी में शर्माई हुई बैठी थी वो उठकर मजाज का हाथ थाम लेती, या कोई मुतरिबे बज़्म दिलबरां साज उठाकर मजाज का ध्यान भटका लेता, या हम घर के बच्चे ही कुछ करते, शोर मचाते, मामू साहब क्रिकेट खेलेंगे, मामू साहब भगवती से आलू की टिकिया लेके आए, मामू साहब आपको घोड़े की तस्वीर बनाना आती है, मामू साहब, मामू साहब। मगर ऐसा ना हुआ। हुआ ये कि शायर का दिल महजूब किसी तरह से तस्कीन न पा सका और उसकी ज़िंदगी पल पल छोटी होती गई। यहाँ तक कि 5 दिसंबर 1995 को मजाज इस दुनिया से विदा हो गए, और आज तकरीबन 70 साल बाद मैं जैसे एक सृजनात्मक कन्याकुमारी के दक्षिणी किनारे पर खड़ा देख रहा हूँ 3 समंदरों को जो अलग अलग भी हैं और एक दूसरे में घुल मिल भी जाते हैं। तीनों का अपना इतिहास है, अपनी आवाज़ है, अपना स्वभाव है, अपने संस्कार हैं। असरारुल हक मजाज लखनवी, मजाज लखनवी, मजाज।